तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन है कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, मुदलियार आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ए, मतलब कोठारी आयोग। ये इन्होंने कहा है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, मतलब कक्षाएं मतलब क्लासेस, जो फ्यूचर है वो क्लासेस में डेवलप हो रहा है। ये कोठारी आयोग ने स्टेटमेंट दिया है। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव किस आयोग का था? मतलब शिक्षा के प्रति मतलब एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए, ये किसने कहा था, किस आयोग ने कहा था? ऑप्शन आपके पास मुदलियार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ओके, तो इसका एलिमिनेट करना सीखना है आपको। मैं इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके कैसे एलिमिनेट करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, विश्वविद्यालय आयोग तो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे सिर्फ सजेशन दे सकता है, वो घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि ये आई थिंक इतना जो है वो तब डेवलप, मतलब इसको इसके इतना इतना कहना नहीं, इसमें इतने अच्छे वो विश्लेषक नहीं थे, स्पेशलिस्ट नहीं थे, तो इसीलिए इसको नहीं माना जाता होगा। ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का तो आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है, आपके लिए नया होगा। तो ये दो एलिमिनेट हो गए हैं। उसके बाद बचा है मुदलियार आयोग और कोठारी आयोग। ठीक है, मुदलियार आयोग जो है वो आया है 1952 में। ठीक है, कोठारी आयोग जो है वो आया है, कब आया है? 1948 में। सॉरी, ये राधा कृष्णन आयोग है। कोठारी आयोग जो आया है वो आया है 1968 में। ठीक है, मतलब 64-66 में आया है, और उसके बाद इन्होंने एक सजेशन दिया था, उसको 68 में एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो कोठारी आयोग 64-66 में आया है, और जो नेशनल पॉलिसी है जो मतलब एजुकेशन की, ये डिक्लेयर की गई थी 1952 के बाद में। तो कोठारी आयोग यहाँ पे बचता है जिसने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कोठारी आयोग। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कोठारी आयोग ने भारत में कैसा शैक्षिक मॉड्यूल बनाने पर जोर दिया था? ऑप्शन है आंतरिक परिवर्तन पर, गुणात्मक परिवर्तन पर, शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर, और जो डी है वो उपयुक्त सभी। तो जो थर्ड का जो है आंसर है वो है उपयुक्त सभी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और उस पेपर में आपका जो क्वेश्चन का जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी, तो आप उस पर लगा देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कि कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, MC छांगला, और डॉक्टर यशपाल या फिर राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर है MC छांगला। इनको अपनी रिव्यू रिपोर्ट सौंपी थी कि भाई आप मतलब जिन्होंने जो इनकी जो कमियां हैं या जो अच्छाइयाँ, मतलब कमियां निकालने की बात, भाई इसमें कौन कौन सी कमी रह गई है जो कि अगली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो उसमें हम ऐड कर सकेंगे। ठीक है, तो MC छांगला को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। फिर नेक्स्ट है कि जब कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट MC छांगला को सौंपी, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए कितना, अब जैसे कि मान लीजिए ही आपके 2 क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो आपके 2 नंबर तो पक्के ही हैं, मतलब 1 नंबर तो पक्का ही है। ठीक है, दूसरा नंबर आपके कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब थी, तो आप इसका थोड़ा सा जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी। ओके, उसके बाद किसको प्रधानमंत्री बनाया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, तो अब जो फिफ्थ का जो आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री आई थिंक 1968 या 1974 तक रहे थे, कब तक रहे थे मुझे याद नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है इंदिरा गांधी बनी थी। तो फिफ्थ का जो है वो इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है? इंदिरा गांधी जी। MC छांगला को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो इंदिरा गांधी जी तब क्या थी? प्रधानमंत्री थी। ओके, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि कोठारी आयोग ने रिपोर्ट किसको सौंपी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर जो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राम मूर्ति, राजीव गांधी या विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राजीव गांधी। 1986 के टाइम जो थे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? तो इसका है ऑप्शन है 22, 23, 24 या 25। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 23, मतलब 23 जो है 23 भागों में इसको डिवाइड किया गया था कार्यक्रम को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। फिर नेक्स्ट है कि यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 8 नंबर क्वेश्चन है, यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कपिल सिब्बल, प्रोफेसर यशपाल,
आर के नारायण या राममूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस इजी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इससे पूछे नहीं जाएंगे, या बिल्कुल मत सोचना। क्वेश्चन आपको एक एक पढ़ना है, एक अपनी आंखों के मतलब नज़रों से एक बार निकाल दो। ठीक है, मतलब देख लो एक बार इसको, हर क्वेश्चन को, ताकि जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको ध्यान आए कि हाँ इसका आंसर क्या था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही आपको याद भी रहेंगे। रटने बैठोगे रट नहीं पाओगे, इसीलिए सभी MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, रिवीजन करो बार बार, तो उससे क्या होगा, आपकी जो कैप्चरिंग पावर होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, फिर 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि यशपाल समिति के कितने सदस्य थे। इसका जो ऑप्शन है 9, 8, 11 या 20। तो इसका राइट आंसर क्या है, 8 सदस्य थे किसमें, यशपाल समिति में। फिर हमारा जो नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए राममूर्ति समिति का गठन कब किया गया। राममूर्ति समिति मतलब कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कमेटियों की बात आएगा ना तो उसको आप नोट ही कर लिया गई अपने कॉपी के ऊपर। ठीक है, तो जो 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी समीक्षा के लिए राममूर्ति की समिति बनाई गई थी। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन यही, एक आंसर क्वेश्चन और आंसर यहीं पे आ जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए किसकी समिति बनाई गई थी। तो राममूर्ति समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति, राममूर्ति समिति। अब कब बनाई गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 7 मई 1990। डायरेक्ट हम आंसर ही देखते हैं, ऑप्शंस का मतलब कोई हर जगह ऑप्शन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी वीडियो कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए राममूर्ति समिति बनाई गई थी और 7 मई 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संतुष्टि कब की गई थी। ठीक है, तो गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संतुष्टि कब की गई थी, मतलब इसको कब लाया गया था। तो ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964, शिक्षा नीति 1968, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संतुष्टि की गई थी। ओके, फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सुझाव दिया था, किस पे सुझाव दिया था कि भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय पे या मुक्त विद्यालय पे, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी पर। आई थिंक आप लोग आंसर खुद समझ गए होंगे कि उपर्युक्त सभी पे इन्होंने शिक्षा दी थी। देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी 1986 में ही हुआ था। ठीक है, नवोदय विश्वविद्यालय में भी इसका सुझाव इसी पे मिला था 1986 में ही कि नवोदय विद्यालय होने चाहिए। मुक्त विश्वविद्यालय भी इसी के द्वारा सुझाव मिला हुआ था। यशपाल समिति का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, 1992 में। ओके, फिर नेक्स्ट है कि कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित थी, मतलब 1986 को कितने भागों में जो वर्क प्लान था वो कितने भागों में डिवाइड किया गया था उसको। ऑप्शन है 24, 25, 28, 26। तो इसका जो 14 नंबर जो आंसर है वो उसका 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने पार्ट्स में डिवाइड था। ओके, तो ऑप्शन है 6, मतलब 6, 12, 9 एंड 10। तो इसका राइट आंसर क्या है, 12 पार्ट्स में, मतलब जो 1986 जो दस्तावेज था वो 12 पार्ट्स में डिवाइड था। उसके बाद यशपाल समिति का प्रतिवेदन कब दिया गया था, मतलब यशपाल समिति का प्रतिवेदन कब दिया गया था। इसका ऑप्शन है 15 जुलाई 1995, 15 जुलाई 1993, 10 जुलाई 1992, 1 मार्च 1992। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 जुलाई 1993। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मतलब ये पूछ सकते हैं कि कब था, तो आप सन याद रखिए कि 1993 में यशपाल समिति का प्रतिवेदन दिया गया था। फिर नेक्स्ट, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब हुआ था। आई नो दैट, मतलब तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, डायरेक्ट उसका आंसर ही देखते हैं, 1992। ठीक है, जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया था, मतलब एक संशोधन भी हुआ था, अभी हमने ऊपर पढ़ा है एक ऑप्शन, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि उसमें लिखा है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। सॉरी, मैंने आंसर बोल दिया। तो 18 नंबर का जो आंसर है वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, मतलब 1992 में इसका संशोधन हुआ था, तब उसी को कहा गया था संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ये उसका पूरा नाम था। ओके, अब देखिए नीचे भी दिया है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को
कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? मतलब यही है कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत आसान हो जाए, सभी तक पहुंच जाए, सभी तक पहुंचे। तो ये सुविधा कब की गई थी, किस सन तक मतलब कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा मिशन? तो ये है सन 2000 तक। ठीक है, मतलब ये उन्होंने कहा था 2000 तक जो है सभी तक शिक्षा पहुंच जाएगी, 8 सालों में। इन्होंने ऐसा मतलब इस शिक्षा में बोला गया था। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन NCNKC का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 2006, 2005। अब इसमें देखिए कि 10 जून 2006, 13 जुलाई 2005, 13 जून 2005 एंड 13 जून 2005। इसमें सी और डी जो ऑप्शन है वो सेम सेम है। ठीक है, फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो सी ही है, मतलब सी कह सकते हो और डी कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, मतलब 2005 में हुआ था। ठीक है, 13 जून 2005 में। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है श्री सैम पित्रोदा के अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ था, नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, अंडर सैम पित्रोदा इन 2005, 13 जून। कौन प्रधानमंत्री थे उस टाइम? तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो होगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन में कितने सदस्य थे? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन में कितने सदस्य थे? 9, 10, 8 या 7? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 9 मेंबर्स थे राष्ट्रीय मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या था? ठीक है, इसके ये क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था थी। ठीक है, वो एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था थी, ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 9 सदस्यीय थी। तब जो प्रधानमंत्री थे वो क्या थे? मनमोहन सिंह थे। ये एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था थी। और क्वेश्चन क्या था कि इसके जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसका जो अध्यक्ष था मतलब जो चीफ जिसकी मतलब जो वो थे प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो थे वो थे श्री सैम पित्रोदा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? मतलब यही कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब प्रस्तुत की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2005 में ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, उसके बाद है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित था? तो इसका जो प्रतिवेदन 5, 6, 7 या 8? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 भागों में डिवाइड था। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन को किस नाम या किस शीर्षक से प्रकाशित किया था? उसका नाम क्या था? मतलब जो शीर्षक था उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे जो है राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, जनपद के नाम प्रतिवेदन, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन या शासन के नाम प्रतिवेदन। पहला जो है राज्य के नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, क्योंकि जब ये नेशनल की बात मतलब एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तो यहाँ पे राष्ट्र के नाम का ही प्रतिवेदन होगा, ना कि जनरल, जनपद या फिर शासन का। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था, तो अब देखते हैं यहाँ पे इसका क्या आंसर हो सकता है। वहाँ पे ऊपर तो 2005 दिया है, तो इसका जो ऑप्शन है 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2009 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की जो रिपोर्ट है वो 2009 में अंतिम रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी। ठीक है, और ये है कब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अंतिम रिपोर्ट की बात यहाँ पे नहीं की गई है, यहाँ पे कहा गया था कि कब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो वो होगा 2005 में, क्योंकि 2005 में ही 13 जून 2005 में ही बना था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है इन्होंने अंतिम रिपोर्ट की बात की है, तो अंतिम रिपोर्ट कब हुई थी? 2009 में। ओके, फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के एक ज्ञान की सुलभता में कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई थी? मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन है उसके जो प्रतिवेदन मतलब जो वो था उसके एक भाग जो पार्ट्स थे उस पर ज्ञान के नॉलेज से रिलेटेड जी कौन कौन सी बातें कितने कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। ठीक है, तो जो 29 का जो आंसर है वो है 7 पॉइंट्स, मतलब 7 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। किसमें? नेशनल नॉलेज कमीशन में। ओके, फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन ज्ञान के सिद्धांत में कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई थी? तो इसमें भी साथ ही आई थिंक होगा, लेकिन इसमें था देखिए
भाग के एक ज्ञान की सुलभता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिदिन ज्ञान के सिद्धांत के कितने बिंदुओं पर, तो टोटल जो बिंदु हैं वो हैं 11 पर, लेकिन अगर एक ज्ञान की सुलभता में कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई थी तो वहाँ पे हो जाएगा 7 पॉइंट्स में। ओके, क्वेश्चन सेम लग रहे हैं बट यहाँ पे क्वेश्चन का जो मीन है वो अलग है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है कि भारत में सूचना क्रांति, आईटी क्रांति मतलब का जो जनक है, मतलब फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो है, उनको किनको माना जाता है, तो ऑप्शन है नंदन नीलकेनी, फिर दूसरे हैं श्री सैम पित्रोदा, फिर है पी बालाराम, और फिर डी है दीपक नायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्री सैम पित्रोदा को सूचना क्रांति, आईटी क्रांति का जनक माना जाता है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है सृजन, अनुप्रयोग, सेवाएं, ज्ञान का बोध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञान का बोध। ज्ञान का जो बोध है वो राष्ट्रीय मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित नहीं था। ओके, डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की मतलब सिंगल विंडो की जो थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट था, वो उसका सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 2005। मतलब ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब सिंगल विंडो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, इसका कॉन्सेप्ट वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है उन 2005 में इन्होंने दी थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आप समझ रहे हैं ना, जो मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन के अंडर में बनी थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 34 कि स्कूलों की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय स्कूलों की गुणवत्ता मतलब जो स्कूल्स की क्वालिटीज़ हैं, मतलब कि अच्छी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय मतलब नेशनल क्या बोलते हैं एवेल्युएशन, क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब वही निकाय जो भी कमेटी कह सकते हो, तो की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं NCERT ने, NCTE ने, या फिर UGC ने, या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा था राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय डेवलप किया जाए। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द के प्रयोग करने की सलाह दी? इसका जो ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, फिर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। मतलब व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर इन्होंने क्या कहा है कि कौशल विकास शब्द का प्रयोग करो, व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोग मत करो, स्किल डेवलपमेंट की बात करो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि सोसाइटी व ट्रस्टों द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? देखिए इसका आंसर आप लोग हमें बताइए, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों पे भी मैं छोड़ देता हूँ जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोग वीडियोज पूरे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। पूरे देखने का मतलब सिर्फ इतना ही कि आप सारे के सारे MCQ सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फिर बाद में अगर आप जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप हमें आए कहें कि सर मेरा हुआ नहीं, मैंने आपके वीडियोज़ देखे, तो प्लीज़ आप मैं ये सुनना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अभी मेहनत कर लीजिए, जैसे कि आप बाद में आराम से बैठ करके अपनी लाइफ को एंजॉय करें, टेट दें, उसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई करें, ठीक है, आप एक अच्छे टीचर बने, मैं ये चाहता हूँ। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ करके गूगल पे हमको नीचे दीजिए, ठीक है। फिर 37 नंबर है कि किसने टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना की थी? ऑप्शन है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन ने, A और B दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? A और B दोनों ने, ठीक है। एक सेकेंड। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने उच्च शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन में केवल 25% अंक देने की सिफारिश की थी? मतलब उन्होंने क्या कहा था, जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा के आंतरिक मतलब इंटरनल एवोल्यूशन है, जो जांच होगी उसमें 25% मार्क्स देने की सिफारिश की थी। ऑप्शन है मुदलियार आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इन्होंने कहा था कि भाई जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, उसमें आप जो इंटरनल जो आप असेसमेंट करते हो उसमें 25% जो मार्क्स हैं वो आप दीजिए,
ओके। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 किसके लिए बनाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है उसके कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 5 और क्लास 6 to 8 या फिर क्लास 8 to 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लास 1 to 12। मतलब राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो 2005 है वो क्लास 1 to 12 के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा मतलब राष्ट्रीय मतलब नेशनल कैरिकुलम सन 2005 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख समस्याएं हैं। ठीक है। जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्या है, ठीक है, मतलब डेली रूटीन कह सकते हो, नेशनल रूटीन जो मतलब बच्चों के लिए एक जो बनाया गया था, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्या है सन 2005 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख समस्याएं। तो इसका ऑप्शन है शिक्षक संबंधी समस्याएं, भाषाओं की समस्या, समाज की आकांक्षा या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? डी, मतलब उपर्युक्त सभी। ओके। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में माध्यमिक स्तर पर विषय क्या थे? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, गणित, ए व बी दोनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर है दोनों, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या 2005 में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाए जाने चाहिए? तो 4, 5, 7 या 6? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 7। इसका राइट आंसर जो है वो 7 है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में पाठ्यचर्या के किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है? व्यवस्थागत सुधार, परीक्षा प्रणाली, ए व बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? सी है, मतलब व्यवस्थागत सुधार और परीक्षा प्रणाली। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई? 21st सेंचुरी की जो डिमांड में, या संवैधानिक बाध्यता मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो बाध्यता थी उसके लिए, या फिर भारतीय समाज में डाइवर्सिटी आ गई थी, विविधता आ गई थी, या फिर ये सारे रीजंस थे? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? सभी। मतलब इसके जो सभी सब मतलब जो सभी नहीं है, इसका 21st है, हाँ सॉरी 21st जो है 21st सेंचुरी की जो मतलब एक तरीके से डिमांड हुई थी कि इसकी जो रूपरेखा है मतलब आप उसको चेंज करो, और जो रूपरेखाएं 21st सेंचुरी को मैच करती हैं आप उसमें इनको चीज़ों को ऐड करो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव दिया गया था? कब दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव? हमने अभी स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, भूलना नहीं है। ठीक है। तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव। फिर नेक्स्ट है कि नवोदय विद्यालय खोलने की बात की शिक्षा की नीति में कही गई थी? हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हैं विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए, मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सुधार के लिए, या फिर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण है कि मतलब वही स्किल डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए, या फिर बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ा था ऊपर कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसका जो मतलब जो रिव्यू किया था वो किसने किया था? राममूर्ति समिति ने। ठीक है। तो इसीलिए इसको 1990 में गठित की गई थी। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी तो इसको गठित की गई थी। फिर जो करेक्शन करने थे वो नई 1992 में जो है उसका करेक्शन किया गया था, तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। फिर नेक्स्ट है कि नेशनल कैरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2005 जो कि हम लोग पढ़ रहे थे उसी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। ठीक है। नेशनल कैरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षण गुणवत्ता विजन के संदर्भ शामिल हैं। ये हमारा सारा सिलेबस का है, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है। आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये है नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है। ओके। तो नेशनल कैरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षण गुणवत्ता विजन के संदर्भ शामिल हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, सॉरी ऑप्शन है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, सी है शिक्षक शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए शिक्षण विद्या मतलब पढ़ाने का तरीका, शिक्षक की भूमिका मतलब टीचर की जो उसमें भूमिका क्या है, मतलब क्या हेल्प करता है। ठीक है।
उसके बाद है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, मतलब बच्चों के प्रति नज़रिया क्या है, एक मतलब जो गुणवत्ता है एक शिक्षक की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आई थिंक डी होगा, बट एक बार मैं थोड़ा सा श्योर हो जाता हूँ। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया था मैं इसीलिए, क्योंकि देखिए बच्चों के प्रति दृष्टिकोण अगर आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, तभी आप उसको एक नई एक्टिविटीज़ में उसको आप समझा पाएंगे, क्योंकि देखिए बच्चों को समझाना बहुत टफ रहता है। उसके बाद है सिखाना भी टफ रहता है, वही समझाना सिखाना। उसके बाद है शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। देखिए शिक्षक की भूमिका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब आप नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हो, मतलब क्या है, इसके अंदर आपको मतलब क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, आपको एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है। उसके बाद क्या है, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, मतलब आपका तरीका पढ़ाने का क्या है, आप कैसे पढ़ाई करने के तरीकों को देखते हैं, इजी में या हार्ड में, ठीक है, आपको गुस्सा कितनी जल्दी, मतलब तरीके भी जो हैं शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, तो ये सारे तरीके जो हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब नेशनल कैरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। इसके ऑप्शंस हैं पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना, ठीक है, पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, मतलब रटने वाली रट्टू तोता जैसी जो है प्रणाली उससे मुक्त करना, या फिर विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या फिर कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बन जा रहा है, सी। इसका राइट आंसर सी है, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा के प्रत्यक्ष उद्देश्य, राष्ट्रीय मतलब वही नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब शिक्षा को लेकर के, तो वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण, छात्रों के सर्वांगीण विकास, या फिर सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण। मतलब देखिए सिंपल सी बात, जब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है तो उसमें क्या होगा, एक कैरिकुलम बनाया जाएगा बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए, ताकि वो जो है बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, ओके। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब एनसीएफ 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रो यशपाल, ठीक है, प्रो यशपाल जो हैं इसके अध्यक्ष थे, इसके एनसीएफ 2005 के, ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में, कितने पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। ऑप्शन है 4, 6 और 5 और 7। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, सी, मतलब 5, ओके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या था, पूछा सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है ए, मतलब परिप्रेक्ष्य, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। मतलब जो ये एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क है, इसको आप कितने समय बाद में आप इसकी पुनर्विकास है, इसको समीक्षा, मतलब इसकी समीक्षा कर सकते हो। तो उसका राइट आंसर क्या है, 8 आफ्टर 8 ईयर, मतलब 8 वर्ष के बाद में, ओके। हमारे 54 क्वेश्चंस हो गए हैं और आई थिंक हमको 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ओके। हम अभी जस्ट वापस आते हैं। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 55 है। सर्वप्रथम भारत में कॉमन स्कूल प्रणाली CSS की बात किस आयोग में कही गई थी। ऑप्शन है कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 1966, राधाकृष्णन आयोग 1948, फिर हंटर आयोग, या फिर सर्जेंट शिक्षा आयोग, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या है, कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा था कि कॉमन स्कूल प्रणाली की बात, मतलब कॉमन स्कूल प्रणाली की बात कही थी किसने, कोठारी शिक्षा आयोग ने, ठीक है, याद करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली किस भाषा को विश्व में तृतीय स्थान प्राप्त है। तो हिंदी जो है इसको विश्व में तृतीय स्थान प्राप्त है, ठीक है, पूरे विश्व में जो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, 3rd नंबर पे। फिर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया था। तो ऑप्शन है 14 सितंबर 1946, 15 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949 या 15 सितंबर 1945। इसका जो राइट आंसर क्या है, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है ताराचंद समिति द्वारा माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन पर सुझाव दिया गया था। मतलब ताराचंद कमेटी ने कितनी माध्यमिक स्तर, मतलब जो है
कितनी भाषाओं का अध्ययन करने का सुझाव दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 भाषा। ताराचंद समिति ने कितनी भाषाओं पर अध्ययन करने की बात कही थी? तो 2 भाषाओं पे। ठीक है, फिर उसी के नीचे है कि राधा कृष्णन आयोग ने छात्रों को कितनी भाषाओं का ज्ञान का सुझाव दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आया है ये काफ़ी बार, तो इसीलिए प्लीज़ मतलब इसको क्वेश्चन ये मतलब हम लोगों ने काफ़ी बार इसको किया है, काफ़ी बार ये आया है, जैसे कि हम लोगों ने जब पिछले वीडियो किए थे उसमें भी। तो राधा कृष्णन आयोग, क्योंकि ये जो एक त्रिभाषा फॉर्मूला था, मतलब 3 कॉमन लैंग्वेज थी, क्या बोलते, 3 लैंग्वेज जो फार्मूला था, हाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये उससे भी कनेक्टेड है, तो इसीलिए राधा कृष्णन आयोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे कोई भी आयोग आ रहा है, आप उसको मैं हर बार कहता हूँ कि आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो राधा कृष्णन आयोग ने छात्रों को कितनी भाषाओं के ज्ञान का सुझाव दिया है? तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो 3 भाषा। इसकी एक स्टोरी है कि राधा कृष्णन आयोग ने सन 1948 और 49 में क्या किया कि इन्होंने सुझाव दिया कि भाई 3 भाषाएं, जैसे कि 3 भाषा का जो स्टोरी क्या है वो ये है, एक तो हिंदी, ठीक है, दूसरी इंग्लिश, और जो थर्ड लैंग्वेज वो है उस स्टेट की या उस जगह की लोकल लैंग्वेज। वैसे स्टेट की ही बात करेंगे यहाँ पे, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अगर तमिल का तो तमिल, अगर तमिलनाडु तो तमिल का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब इन्होंने सिर्फ स्टार्ट किया था, यहाँ पे इनका अप्रूवमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि फिर 1952 में, मतलब जो हमारे श्री लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो लोग जो थे, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के वो कुलपति थे, ठीक है, उन्होंने फिर इस पे बात करी। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 भाषा, मतलब 2 ऑफ लैंग्वेज फार्मूला पे उन्होंने ये बात कही कि आप इंग्लिश को उन्होंने स्किप कर दिया कि इंग्लिश नहीं रखते हैं, आप इंग्लिश या कोई अन्य भाषा, एक हिंदी रख लेते हैं और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो रख लेंगे, ठीक है। तो इनकी बात उतना नहीं सुनी गई। उसके बाद में फिर से एक रिफॉर्म हुआ या जो भी कह लीजिए। उसके बाद में फिर कोठारी आयोग की सिफारिशें आईं, ठीक है। जो हमारा 1968 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो उसमें कोठारी आयोग ने सिफारिशें दी, ठीक है। तो इसको 1968 में जो शिक्षा नीति आई थी उसको उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक। लेकिन इसको ज़मीनी मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि इसका राज्यों ने विरोध किया। मतलब जैसे तमिलनाडु जो दक्षिण के राज्य थे वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ इसका, ठीक है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अब जो आई है, 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या किया गया है, जो मतलब आज के जो शिक्षा नीति की जो किस शिक्षा नीति की बात की गई है, तो 2020 में शिक्षा नीति में 2 मतलब चीज़ों को लेकर के बात कही गई है कि मल्टी लैंग्वेज में, मतलब बहुउद्देशीयता, और राष्ट्रीय सद्भावना, मतलब जो नेशनल हार्मनी है, इनको बढ़ावा मिले। आप ऐसी एजुकेशन को मतलब प्रमोट कर रहे हैं आज के 2020 के या 21 के समय में, ठीक है। 2020 के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इसमें क्या है, मल्टी लैंग्वेज में और राष्ट्रीय सद्भावना, मतलब राष्ट्रीय सद्भावना, नेशनल हार्मनी की बात कही गई है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था कि विश्व में किस भाषा को प्रथम स्थान प्राप्त है, ठीक है। विश्व में किस भाषा को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो इंग्लिश जी है भाई, इसको फर्स्ट है, और सेकंड जो है वो मंदारिन है, ठीक है, और थर्ड जो है हमारी हिंदी लैंग्वेज है। मंदारिन किसकी भाषा है? वो चाइनीज़ की है। अभी तक तो थी जितनी कि मेरे नॉलेज में, अब अगर चेंज हो गई हो तो वैसे कि मंदारिन ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है चाइना में और बहुत ज़्यादा ही लोग मंदारिन बोलते हैं। तो पहला इंग्लिश है, दूसरा मंदारिन है, तीसरा क्या है, हिंदी है। फिर नेक्स्ट है कि किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 1956 में यहाँ पे मतलब मुझे बताया गया, मैंने जो आंसर सर्च किया है वो यहाँ पे प्रतिपादन किया गया था। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1950, हमने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी है कि जो रियल क्रिएशन था उसका कब हुआ था और कहाँ पे क्या हुआ था। तो अगर आपसे यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन, तो कुछ इसका कोई तुक नहीं बैठ रहा है, मतलब कि किस वर्ष त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया था। तो इसमें अगर
लेकिन इसमें कहा गया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बात की गई है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 1956 इसके अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अगर लिया गया है, तो वहाँ पे अगर सन मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, ठीक है, वहाँ पे सन दिया हो कि 1986 या 1992 या फिर 2000 या 2008-5 ऐसे कुछ करके दिया हो, तो वहाँ पे हम 1968 लगाएंगे, ठीक है। 1968 में त्रिभाषा फार्मूला का थ्री लैंग्वेज फार्मूला को एक्सेप्ट कर लिया गया था, हालांकि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। ओके, फिर नेक्स्ट जो है हमारा भावनात्मक एकता समिति का गठन कब हुआ था, ठीक है। इमोशनल यूनिटी कमेटी, इसको जो है वो कब इसका जो गठन हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1962, 63, 64 या 65 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1962 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है। तो सिंपल सी बात है, हिंदी ही है। मतलब अभी हम लोगों ने ऊपर सबसे टॉप मतलब स्टार्टिंग में जब डिस्कस किया तो हमने देखा था कि कब उसको अपनाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारत की शास्त्रीय भाषा कौन है। तो वैसे तो संस्कृत मानी जाएगी यहाँ पे शास्त्रीय भाषा, और संस्कृत ही राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि सबसे हमारी पुरानी भाषा है और संस्कृत ही हमारी पुरातन भाषा है, ठीक है। उसी से सारी भाषाएं निकली हैं, उसी से प्राकृत, उसी से टूटी फूटी मतलब बहुत सारी भाषाएं, संस्कृत से ही सब कुछ निकला हुआ है, ठीक है। संस्कृत से ही इंग्लिश भी निकली हुई है। ओके, उसके बाद में है किस अनुच्छेद के तहत राज्य अपने क्षेत्र सीमा में बोली जाने वाली भाषा या भाषाओं को शासकीय प्रयोग में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यूज में भाषा के रूप में अंगीकार कर सकते हैं, मतलब उसको ले सकते हैं, मान सकते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 345, ठीक है। आर्टिकल 345 में हम किसी भी भाषा का अपने एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस कर सकते हैं उसका। फिर भारत की राजभाषा हिंदी को कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है, मतलब आर्टिकल में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि कहता है कि ये भारत की राजभाषा है, हिंदी भारतीय राजभाषा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा हिंदी है ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस आयोग ने उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को 3 भाषाओं में दक्ष बनाने का सुझाव दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या है, राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। कोठारी आयोग उसके बाद में, सॉरी उसके बाद फिर क्या है, मुदलियार आयोग ने 2 भाषा दी थी, और फिर कोठारी आयोग के मतलब उन्होंने जब कहा तब जाकर के 1968 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें त्रिभाषा को उसमें माना गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि साउथ के जो स्टेट थे उन्होंने इसका भारी विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद है कि सभी राज्यों को त्रिभाषा सूत्र अपनाने का निर्देश किस नीति में दिया गया था, ठीक है। सभी राज्यों को त्रिभाषा सूत्र अपनाने का निर्देश किस नीति में दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ओके, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरीफाइड होते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन अगर मिस्टेक्स आ जाती हैं तो आप लोग बताते हैं, अच्छा भी लगता है कि आप लोग इतना अलर्ट हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं सारे का सारा क्वेश्चन मैं गूगल से चेक करता हूँ, गूगल से वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद में ही मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो कुछ कहीं कहीं पे मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप लोग हमें बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग एक जैसे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और आप भी मेरी और मेरे साथ साथ में उन बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं जो कि ये वीडियो देखते हैं। ओके, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद में हम लोग कमेंट जाकर के नीचे ज़रूर देखा करिए, वहाँ पे कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। आपने क्या सीखा है, आपको इसमें क्या पता चला है, आपको और चीज़ें क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए जिससे कि हमें पता चलता रहे कि आपको और क्या आप मतलब आप और क्या पसंद करेंगे, ओके, क्या छूट रहा है और क्या पूरा करना है, इस सारी चीज़ें हमको पता चलती रहेंगी। ऐसे मैं पूरा तो करा ही दूंगा, बट फिर भी आप लोग अगर याद दिलाते रहेंगे तो इससे ये रहेगा कि हाँ आपको भी याद है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला किसने दिया था। तो राधाकृष्णन आयोग ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट है कि सामान्य स्कूल व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, मतलब जनरल स्कूलिंग जो है उससे क्या मतलब है। तो बालकों को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा प्रदान करना, या फिर किसी विशेष धर्म के बालकों को सामान्य शिक्षा देना, या फिर किसी विशिष्ट उच्च वर्ग के छात्रों को शिक्षा देना सॉरी, या फिर केवल पिछड़े वर्ग के बालकों को शिक्षा देना।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बालकों को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा प्रदान करना।